एक बड़ी मजेदार बात पता है, हमारा जो डीएनए है वो एक केले के डीएनए से 60% मिलता जुलता है। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम समय में बहुत बहुत पीछे जाएं तो इंसानों और केलों का पूर्वज एक ही था। और असल में सिर्फ केले ही नहीं, इस ग्रह के हर जानवर और पौधे के साथ यही सच है। और अगर हम और भी पीछे जाएं, मतलब लगभग 3.5 अरब साल पहले, तो हमें सभी जीवित जीवों का एक साझा पूर्वज मिलता है, लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। बिल्कुल, लूका एक सिंगल सेल वाला जीव था, एक माइक्रोब। लेकिन एक बात समझनी होगी, लूका पृथ्वी पर पहला जीवित जीव नहीं था। असली सवाल तो ये है कि जो सबसे पहला जीव था उसमें जान आई कैसे? क्या वो किसी निर्जीव चीज से बनी थी? पत्थर, मिट्टी, पानी, इनसे? और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही है। हम कुछ स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान इस सबसे बड़े रहस्य को कैसे देखता है कि निर्जीव चीजों से जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब पत्थर और पानी जैसी चीजों से चलती फिरती, सोचती समझती जिंदगी, ये तो किसी जादू जैसा लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 200 साल पहले तक ज्यादातर वैज्ञानिक भी कुछ ऐसा ही मानते थे। उस समय एक विचार बहुत लोकप्रिय था जिसे वाइटलिज्म कहते हैं। वाइटलिज्म? हाँ, मतलब ये मानना कि हर जीवित चीज में कोई रहस्यमयी जीवन शक्ति या इलान विटाल होती है। उनका मानना था कि यही शक्ति हमें पत्थरों और पानी से अलग करती है। तो फिर ये सोच बदली कैसे? कोई तो बड़ा मोड़ आया होगा। एक नहीं, कई मोड़ आए। इसकी शुरुआत हुई 18वीं सदी के अंत में एंटोनी लवोजियर जैसे वैज्ञानिकों से। उन्होंने दिखाया कि सांस लेना असल में जलने की एक धीमी प्रक्रिया है, एक पूरी तरह से रासायनिक प्रक्रिया। फिर एलेसैंड्रो वोल्टा ने साबित किया कि मेंढक की टांगों में जो हरकत होती है वो किसी एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग धातुओं के मिलने से पैदा हुई बिजली से हो रही थी। अच्छा, वही वोल्टा है जिनके नाम पर आज हम वोल्टेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा 1828 में। एक जर्मन रसायन शास्त्री थे, फ्रेडरिक वोहलर। वो लैब में कुछ प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने गलती से एक निर्जीव रसायन अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया। एक मिनट, यूरिया? ये तो वही यूरिया है जो हमारे शरीर में बनता है। हाँ, वही। मतलब पहली बार किसी ने लैब में बिना किसी जीवन शक्ति के वो चीज बना दी जो सिर्फ जिंदा चीजों में मिलती थी। ये तो उस समय के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, इसने पूरी सोच ही पलट दी। इसने उस जीवन शक्ति वाले विचार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और ये स्थापित किया कि जीवन कोई जादू नहीं, बल्कि बेहद जटिल रसायन विज्ञान है। जिंदा शरीर भी उन्हीं नियमों पर चलते हैं जिन पर पत्थर या कोयला। ठीक है, तो अगर जीवन सिर्फ केमिस्ट्री है तो फिर इस केमिस्ट्री को जीवित क्या बनाता है? मतलब हम किसी चीज को देखकर कैसे कह सकते हैं कि हाँ, ये जिंदा है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और इसकी कोई एक पक्की परिभाषा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि 2011 में एक बायोफिजिसिस्ट ने जीवन की 123 अलग-अलग परिभाषाएं गिनी थी। 123? हाँ, लेकिन लगभग सभी एक बात पर सहमत है। जीवन वो है जो अपनी प्रतिकृति यानी अपनी कॉपी बना सकता है और ऐसा करते समय उसमें थोड़े बहुत बदलाव भी आते हैं। इसी को हम विकास या एवोल्यूशन कहते हैं। तो अगर हमें इस रहस्य को सुलझाना है कि निर्जीव से सजीव कैसे बना, तो हमें इसे एक जासूसी कहानी की तरह देखना होगा। हमारे पास अपराध स्थल है आज से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी, और हमें ये पता लगाना है कि ये जीवन नाम का चमत्कार हुआ कैसे। बहुत बढ़िया नजरिया है। और इस जासूसी कहानी को सुलझाने के लिए स्रोत हमें 4 मुख्य सुराग देते हैं। किसी भी चीज को जीवित कहलाने के लिए इन 4 शर्तों को पूरा करना होता है। ठीक है, 4 शर्तें। पहला, जटिलता, मतलब उसके अंदर जटिल अणु होने चाहिए। दूसरा, सीमा, यानी उसे अपने बाहरी वातावरण से अलग करने वाली एक झिल्ली होनी चाहिए। तीसरा, प्रतिकृति, यानी अपनी कॉपी बनाने की क्षमता। और चौथा, चयापचय, यानी अपने वातावरण से ऊर्जा लेकर इस्तेमाल करने की क्षमता। तो चलिए एक एक करके इन सुरागों की पड़ताल करते हैं। पहला सुराग, जटिलता। डीएनए और प्रोटीन जैसे जटिल अणु जो जीवन का आधार हैं, उनके लिए कच्चा माल वो कहां से आया? यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक बहुत मजबूत सिद्धांत है
पैंस्पर्मिया। पेंस्पर्मिया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अंतरिक्ष से एलियन आए, इसका मतलब है कि जीवन के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे अमीनो एसिड वो पृथ्वी पर नहीं बने बल्कि अंतरिक्ष से आए। क्या मतलब उल्कापिंडों और धूमकेतुओं में ये चीजें थीं, पर हमारे पास इसका कोई सबूत है? हाँ, पुख्ता सबूत है। 1969 में ऑस्ट्रेलिया में एक उल्कापिंड गिरा था, मार्चसन उल्कापिंड। जब वैज्ञानिकों ने उसका विश्लेषण किया तो वे हैरान रह गए। उसमें 20 से ज्यादा अलग अलग तरह के अमीनो एसिड मिले। अच्छा। और सिर्फ वही नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक आज लाखों मील दूर गैस के बादलों में भी जटिल ऑर्गेनिक अणु खोज चुके हैं। ये तो कमाल है। मतलब ब्रह्मांड एक बहुत बड़े गोदाम की तरह है जिसमें जीवन के लिए जरूरी सारे पुर्जे पहले से ही मौजूद हैं। पृथ्वी को बस उन्हें इकट्ठा करना था। बिल्कुल। तो हमारे पास कच्चा माल आ गया। अब सवाल यह है कि पृथ्वी पर आने के बाद इन टुकड़ों को जोड़ा कैसे गया। यहीं पर चार्ल्स डार्विन का मशहूर आइडिया काम आता है, गर्म छोटा तालाब या प्राइमोर्डियल सूप। उन्होंने कल्पना की थी कि शुरुआती पृथ्वी पर किसी तालाब में अमोनिया, फॉस्फेट, बिजली, प्रकाश और गर्मी के मिश्रण से कोई प्रोटीन जैसा अणु बना होगा जिससे बाद में जीवन विकसित हुआ। ये सुनने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है? क्या हमारे पास कोई सबूत है कि ऐसा कोई गर्म तालाब सच में काम कर सकता है? ये सिर्फ कल्पना नहीं रही। 1953 में स्टेनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग किया। उन्होंने एक कांच के फ्लास्क में शुरुआती पृथ्वी के वायुमंडल जैसी गैसें भरी, मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प, और उसमें बिजली की चिंगारियां डाली, ठीक वैसे ही जैसे उस समय आसमान में बिजली कड़कती होगी। और नतीजा क्या निकला? कुछ ही हफ्तों में उस फ्लास्क का पानी भूरा और चिपचिपा हो गया। जब उन्होंने उसका विश्लेषण किया तो पाया कि वे साधारण गैसें मिलकर अमीनो एसिड और दूसरे जटिल कार्बनिक यौगिकों में बदल गई थीं। यानी जीवन के वही बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि सही परिस्थितियों में जीवन के लिए जरूरी कच्चा माल अपने आप बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कच्चा माल भी है और उसे जोड़ने का तरीका भी मिल गया, लेकिन ये तो अभी बस अणुओं का एक सूप है। इस सूप ने खुद की कॉपी बनाना कैसे सीखा? यानी हमारा तीसरा सुराग, प्रतिकृति। ये तो असली जादू लगता है। यहाँ हमें आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की मदद लेनी होगी। आज हम सब जानते हैं कि जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए में होता है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत डीएनए से नहीं बल्कि उसके एक रिश्तेदार आरएनए से हुई थी। आरएनए से क्यों? डीएनए तो ज्यादा स्थिर और प्रसिद्ध है। क्योंकि आरएनए एक ऑलराउंडर है। डीएनए सिर्फ जानकारी संग्रहित कर सकता है, लेकिन आरएनए जानकारी संग्रहित भी कर सकता है और एक एंजाइम की तरह काम करके रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज भी कर सकता है। अच्छा। यानी आरएनए में खुद को कॉपी करने की क्षमता थी। वो एक ही अणु में वर्कर और मैनेजर दोनों का काम कर सकता था। तो पहले एक ऐसी दुनिया थी जहां सिर्फ आरएनए का राज था। लेकिन ये आरएनए के अणु बने कैसे होंगे? क्या ये बस सूप में तैरते तैरते अपने आप जुड़ गए? शायद नहीं। इसके लिए एक और सिद्धांत है, क्ले मिनरल हाइपोथेसिस। कल्पना कीजिए कि शुरुआती समुद्र के तल पर चिकनी मिट्टी की परतें थीं। मिट्टी की सतह पर एक हल्का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इस चार्ज ने सूप में तैर रहे छोटे छोटे अणुओं को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा और उन्हें एक सीधी लाइन में व्यवस्थित कर दिया। अरे वाह! तो मिट्टी एक तरह की असेंबली लाइन बन गई जहां अणु एक दूसरे के करीब आए और जुड़कर आरएनए जैसी लंबी चेन बना सकें। ये तो बहुत ही सरल और शानदार आइडिया है। बिल्कुल, मिट्टी ने एक मंच प्रदान किया जिस पर जीवन का पहला नाटक खेला जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास एक ऐसा अणु है जो खुद को कॉपी कर सकता है, लेकिन ये अभी भी सूप में तैर रहा है। ये एक जीव नहीं है, इसे एक सीमा, एक बाउंड्री की जरूरत है। हमारा दूसरा सुराग, इसे एक घर चाहिए जो इसे बाहरी दुनिया से अलग करे। ये पहेली सुलझाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो क्या होता है? साबुन गंदगी और तेल के चारों ओर बुलबुले बना लेता है और पानी के साथ बह जाता है। ठीक है। साबुन के अणु एक तरह के फैटी एसिड या लिपिड होते हैं। उनका एक सिरा पानी को पसंद करता है और दूसरा सिरा पानी से नफरत करता है। इस वजह से पानी में डालने पर वे अपने आप गोलाकार बुलबुले बना लेते हैं, जिसमें पानी से नफरत करने वाले सिरे अंदर की तरफ होते हैं। शुरुआती पृथ्वी के समुद्रों में ऐसे लिपिड मौजूद थे। ओह, तो जैसे साबुन का बुलबुला गंदगी को घेर लेता है,
वैसे ही पानी में इन लिपिड्स के बुलबुलों ने आरएनए जैसे अणुओं को अपने अंदर कैद कर लिया होगा और वही पहली कोशिका बन गई। बिल्कुल सही पकड़ा। एक लिपिड के बुलबुले के अंदर फंसा हुआ एक आरएनए अणु। ये एक कोशिका झिल्ली के अंदर एक आनुवंशिक अणु जैसा लगता है ना। इन्हें प्रोटोसेल्स कहा गया, यानी आज की कोशिकाओं के पूर्वज। ये सिंगल सेल वाले जीवों की तरफ पहला कदम था। हम रहस्य सुलझाने के बहुत करीब आ गए हैं। हमारे पास एक बाउंड्री के अंदर एक रेप्लिकेटिंग अणु है, लेकिन इसे अपनी कॉपी बनाने के लिए ऊर्जा कहां से मिलेगी? यानी हमारा आखिरी और चौथा सुराग, चयापचय। इसका जवाब हमें समुद्र की गहराइयों में मिल सकता है। समुद्र के तल पर अक्सर ऐसी दरारें होती हैं जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। इन दरारों से ज्वालामुखी की तरह गर्म खनिजों से भरपूर पानी निकलता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत डार्विन के गर्म तालाब में नहीं, बल्कि इन अंधेरी गर्म दरारों के पास हुई होगी। लेकिन वहां तो सूरज की रोशनी भी नहीं होती, तो ऊर्जा कैसे मिली? ऊर्जा सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि रसायन विज्ञान से आई। इन दरारों से निकलने वाले पानी और ठंडे समुद्री पानी के बीच एक रासायनिक असंतुलन था। एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा थे, दूसरी तरफ कम। प्रोटोसेल्स ने इस असंतुलन का फायदा उठाना सीख लिया। उन्होंने इस प्रोटॉन प्रवाह का इस्तेमाल ठीक वैसे ही ऊर्जा बनाने के लिए किया जैसे एक बांध में पानी के प्रवाह से बिजली बनती है। अच्छा, यह चयापचय का सबसे आदिम रूप था। तो हमारे चारों सुराग मिल गए। अंतरिक्ष से आए बिल्डिंग ब्लॉक्स, मिट्टी की सतह पर बने आरएनए, लिपिड के बुलबुलों में कैद होकर बने प्रोटोसेल और हाइड्रोथर्मल वेंट से मिली ऊर्जा। ये सब मिलकर पहले जीवित सेल की तस्वीर बनाते हैं। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़ा मोड़ तो अभी आना बाकी था। अरबों सालों तक जीवन ऐसा ही सरल था। सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया और आँखियां, वे बहुत सफल थे, लेकिन वे जटिल नहीं बन सकते थे। उनमें ऊर्जा की कमी थी। तो फिर हम जैसे जटिल जीव कैसे बने? हमारे अंदर तो खरबों कोशिकाएं हैं जो मिलकर काम करती हैं। इसका श्रेय जीवन के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटनाओं में से एक को जाता है, एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस। हाँ, लगभग 2 अरब साल पहले किसी वजह से एक बैक्टीरिया ने एक बड़े आर्किया सेल के अंदर रहना शुरू कर दिया। मतलब एक सेल ने दूसरे को खा लिया? नहीं, बल्कि दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। एक सहजीवी रिश्ता। वो छोटा बैक्टीरिया अपने मेजबान आर्किया के लिए ऊर्जा बनाने में माहिर था और बदले में उसे रहने के लिए एक सुरक्षित घर और कच्चा माल मिलता था। समय के साथ वो बैक्टीरिया पूरी तरह से अपने मेजबान पर निर्भर हो गया और उसने अपनी आज़ादी खो दी। एक सेकेंड, क्या आप ये कह रही हैं कि वो बैक्टीरिया आज भी हमारे अंदर है? हाँ, वो बैक्टीरिया ही आज हमारी हर कोशिका के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारी कोशिकाओं का पावर हाउस। 1960 के दशक में जीव विज्ञानी लिन मार्गुलिस ने साबित किया कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, जो हमारी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए से पूरी तरह अलग होता है। कमाल है। और ये डीएनए आज भी बैक्टीरिया के डीएनए जैसा ही है। ये सोचना ही कितना अविश्वसनीय है। तो हम इंसान सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि 2 अलग-अलग प्राचीन जीवों के विलय का नतीजा हैं। हम एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। बिल्कुल। और ये विलय कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। माइटोकॉन्ड्रिया ने अपनी मेजबान कोशिका को भारी मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा दी, एक सामान्य बैक्टीरिया की तुलना में लगभग 2 लाख गुना ज्यादा। 2 लाख गुना? हाँ, ये ऊर्जा का एक विस्फोट था। इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने कोशिकाओं को बड़ा होने, आपस में जुड़ने और जटिल बहुकोशिकीय जीवन को जन्म देने की इजाजत दी। माइटोकॉन्ड्रिया के बिना दिमाग, मांसपेशियां, पेड़ पौधे कुछ भी संभव नहीं होता। हम आज भी समुद्र के तल पर कीचड़ के रूप में ही मौजूद होते। तो निर्जीव से सजीव बनने का यह सफर कोई एक पल की घटना नहीं थी, बल्कि ये अरबों सालों में फैली घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला थी।